तो जब कुछ सीरीज ऑफ नंबर मतलब बहुत सारे नंबर को या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, और उस टाइम अगर ये देखा गया कि हर दो कंजिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक दूसरा जो नंबर होता है, तो हर कंजिक्यूटिव नंबर में अगर सेम डिफरेंस आ रहा है, जैसे इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस, इसके बाद में जो 2 नंबर है उसके बीच में भी 2 का ही डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद जो 2 नंबर है उसके बीच में भी 2 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसा अगर सिचुएशन अगर आपको मिलता है तो इस टाइप का अरेंजमेंट को बोलते हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट को बोलते हैं एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब यहाँ पे एक प्रोग्रेस हो रहा है, और उस प्रोग्रेस में क्या देखा गया है कि हर 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस है ना वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इसमें से जो पहला नंबर होता है ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है, तो जो पहला नंबर है ए से, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और पहला नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, A1 बोल सकते हैं, मतलब ये पहला नंबर है। और पहला नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से, तो ए हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट। और इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसको डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, तो ये जो डी है उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, मतलब इन सब में एक कॉमन डिफरेंस है, लेकिन वो नंबर कंजिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब पहला के बाद दूसरा के बीच में ही डिफरेंस देखना है, पहला और तीसरा के बीच में नहीं। फिर ये दोनों भी कंजिक्यूटिव हो गया, ये दोनों भी कंजिक्यूटिव मतलब अगल बगल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखो एक फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी नंबर कोई भी पोजीशन पे जो नंबर होगा, जैसे ये नंबर पहला पोजीशन पे है, ये नंबर दूसरा पोजीशन पे, ये नंबर तीसरा पोजीशन पे, ये नंबर चौथा, ये 5वां, अगर मुझे जानना है कि 10वां पोजीशन पे क्या है, तो मुझे पता है कि 2-2 का डिफरेंस है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसको हम फिर से 2 बढ़ा देंगे, फिर 2 बढ़ा देंगे, तो ऐसे करने से क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए एक फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, 10th पोजीशन पे जो नंबर होगा उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो, या 50th पोजीशन पे जो नंबर होगा उसको भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, और वो फॉर्मूला है an = a + n-1 × d, जहाँ पे ये जो n है ना, n बताता है, n का मतलब होता है पोजीशन, ये एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे n का वैल्यू 1 लोगे तो ये a1 हो जाएगा, और a1 का वैल्यू 2 है। अगर आप n का वैल्यू 2 लेते हो तो ये a2 हो जाएगा, a2 कौन है, 4 है। अगर आप n का वैल्यू 5 लेते हो तो 1 2 3 4 5, तो a5 का वैल्यू कितना, 10 है। तो यहाँ पे n पोजीशन को बताता है, और an जो है ना उस नंबर को बताता है। देखो समझो, n जो है, ये जो n है वो पोजीशन है, जैसे इसका पोजीशन पहला है, इसका पोजीशन दूसरा है, इसका पोजीशन तीसरा है, इसका चौथा, इसका 5वां। ये जो 1 2 3 4 5 है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n को। लेकिन जो an है ये पूरा का पूरा an, ये an उस पोजीशन पे जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे a1 लूँ तो यहाँ पे 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका पोजीशन, और a1 जो है वो इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन पे जो नंबर है, हाँ, जैसे 2 है। उसी तरह से अगर मैं a5 लूँ तो 5 जो है वो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और a5 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पोजीशन पे जो नंबर है, जो कि है 10, ठीक है। तो यहाँ तक पहले लिखिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला से कैसे कोई भी नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब किस पोजीशन पे क्या नंबर होगा। अब देखो, हम लोग का किसी भी पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + n-1 × d। अब चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला कितना काम का है। तो जैसे कि सोच लो, मुझे जानना है कि तीसरा पोजीशन पे क्या होगा, कौन सा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। तो मुझे यहाँ पे तो पता है कि इसका आंसर 6 होगा, पर हम लोग चेक करके देखते हैं कि सचमुच 6 आता है कि नहीं। तो a3 = हो जाएगा a + तीसरा पोजीशन, तो n का वैल्यू 3 है, 3 - 1 × d, ये हो जाएगा a + 2d। तो a3 का वैल्यू हो गया a + 2d। और हम लोग जानते हैं ये जो a होता है ना, ये हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। a का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, a1, तो a1 कौन है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे।
फिर ये तो 2 हो गया, और डी हो गया डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये जो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है कि हमेशा आपको नेक्स्ट नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस करना है। नियम याद रखना, नेक्स्ट से फर्स्ट को। तो अगर आप 4 से माइनस करोगे 2, कितना आंसर आ रहा है? 2। आप चाहो तो इससे इसको माइनस करके भी निकाल सकते हो डिफरेंस, या आप चाहो तो इससे इसको माइनस करके भी आप निकाल सकते हो डिफरेंस। मतलब किसी दो को माइनस करके आप शो कर देना। अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे 4 - 2 की जगह चाहता तो 6 - 4 को भी शो कर सकता था। तो अब सबको शो करने की जरूरत नहीं है, किसी दो कंसेक्यूटिव को लेके शो कर देना कि कितना का डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखो 2 × 2 = 4 + 2 6। बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है, गलती से ऐसा मत कर देना। 2 + 2 4 8 हो जाएगा। तो देखो तीसरा पोजीशन पे क्या है? 6 है। सही आया है, मतलब फॉर्मूला काम का है। अरे समझ में आ रहा है? उसको थोड़ा लिखिए। अब देखो कभी कभी हम लोग जब आगे अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कभी कभी जनरल फार्मूला का भी यूज करना पड़ सकता है। तो जनरल फार्मूला के लिए कुछ ये समझ लो, हम लोग जानते हैं a+an का वैल्यू होता है a + n - 1 × d। तो उसी तरह से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? a + 1 - 1 × d। और 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। 0 × d करोगे तो कितना होगा? 0। ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a + 0 = a। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमेशा a होता है। उसी तरह से सेकेंड एलिमेंट अगर निकाले तो a + 2 - 1 × d, जो कि हो जाएगा a + d। तो सेकेंड एलिमेंट हमेशा a + d होता है। उसी तरह से अगर आप थर्ड एलिमेंट निकालोगे तो उसमें और d बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा a + 2d। तो याद रखना यहाँ अगर 3 रहेगा तो यहाँ पे लिखोगे 2d। यहाँ अगर 4 रहेगा तो यहाँ लिखोगे a + 3d। इससे क्या हो सकता है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे तो आपको अगर बोल दे कि फिफ्थ एलिमेंट वो है, मान लो मुझे बोल दिया कि 38th एलिमेंट कुछ है, मतलब बोल दिया 38th एलिमेंट है, सोच लो दे दिया 70। तो हम इसके जगह ये फॉर्मूला में इतना डाल के टाइम बर्बाद नहीं करके डायरेक्ट लिख सकते a + 29d = 70। इससे मेरा एक इक्वेशन मिल जाएगा। इसी तरह से हो सकता है किसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी दिया हो कि सोच लो दे दिया कि इसका 48 एलिमेंट है 120, तो a + 39d = हो जाएगा 120। फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो a और d निकल जाएगा, उससे आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हो? AP डिटरमाइन कर सकते हो। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये क्यों समझने के लिए बोल रहे, समझ में आ रहा है ना? बोला एक क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। बोला कितना 2 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल बाय क्या है? 6 है। आपको 2 डिजिट नंबर डिटरमाइन करना है, मतलब कितना 2 डिजिट नंबर है, मतलब उसका अगर नंबर ऑफ पोजीशन पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कितना 2 डिजिट नंबर। अरे कितना पोजीशन ऑक्युपाई किया है, जैसे कि अगर सोच लो 10 तो पोजीशन ऑक्युपाई किया है तो 2 डिजिट नंबर कितना हुआ? 10 हुआ। 30 तो ऑक्युपाई किया तो 30 हुआ। समझ में आ रहा है? तो मुझे अगर n पता चल जाए, n मतलब उस नंबर्स का पोजीशन, क्योंकि हर एक नंबर पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, तो अगर कितना तो पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है वो पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना तो 2 डिजिट नंबर है जो कि 6 से डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को किससे डिवाइड करना है? उस नंबर को 6 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 6। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिवाइड होता है वो क्या होता है बताओ? वो होता है 12। होता है कि ना? 12 सबसे पहला 2 डिजिट नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है। उसके बाद सेकेंड 2 डिजिट नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, सॉरी 18। सेकेंड 2 डिजिट नंबर जो कि 6 से डिवाइड होता है 18। वो टेबल लिख दीजिए ना 6 का। थर्ड 24। कितना तक लिख लिए? उसके बाद डॉट 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 दे दो। अब हम लोग को ढूंढना है लास्ट 2 डिजिट नंबर। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर तो पता चल गया, सेकंड भी पता चल गया, थर्ड भी पता चल गया। अब ऐसा करके लिखने लगेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो टाइम बर्बाद नहीं करके क्या करना है आपको? लास्ट 2 डिजिट नंबर डिटरमाइन करना है जो कि 6 से डिवाइड हो। तो उसके लिए क्या करो आप? आपको लास्ट 2 डिजिट नंबर तो पता नहीं है,
क्या होगा पता है क्या? नहीं पता है। हाँ पता है। लेकिन अब मेरा बात सुनो, अगर ये 2 डिजिट नंबर दिया है हाँ तो आप इजीली बता सकते हो कि हाँ क्या होगा। क्या होगा? अगर 3 डिजिट दे दे, 5 डिजिट दे दे, 10 डिजिट दे दे, पॉसिबल है क्या? नहीं। उस केस में तो फंस जाओगे ना। हाँ और अगर बोल दे कि 10 डिजिट नंबर लिखो तो आप लिखते रट के हैं, लिखते रहो, रगड़ते रहो हाथ। समझ में है कि नहीं? हाँ तो 2 घंटा का एग्जाम उसी में पार हो जाएगा, 2.5 घंटा का। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि लास्ट 2 डिजिट नंबर कितना है। 90। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट कितना है जो 6 से डिवाइड होता है, हम बोल रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट नंबर कितना है। तो हम लोग को पता है वो कितना है, 99। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो जो भी लास्ट नंबर मिलेगा ना उसको 6 से डिवाइड कर देना। तो 6 1 जा, अरे समझ में आ रहा है? तो 6 1 जा 6 हो गया, 39 आया, 6 जा फिर 6 6 जा 36 36 आया। 30 पॉइंट तो रिमाइंडर कितना आया, 3 3 आया। जो भी रिमाइंडर आएगा ना वो लास्ट 2 डिजिट नंबर से उतना माइनस कर देंगे। तो यही हमारा वो लास्ट 2 डिजिट नंबर है जिसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 96। अरे समझे कि नहीं? अगर सुन लो तुमको बोल देता कि 3 डिजिट नंबर बताओ जो कि 6 से डिवाइड होता है तो 999 तो आप सिंपली 999 लेते और उसके बाद डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते, जो भी रिमाइंडर आता है उसको माइनस कर देते। अरे समझ में आ रहा है? हाँ तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या हो गया, 12। कितना का डिफरेंस आ रहा है देखो, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 18 माइनस 12। एक को एक करके दिखा देना, 6 हो गया। करना जरूरी है क्या ये वाला? हाँ। उसके बाद जो ये डिजिट है ये कितना पोजीशन पे पता नहीं है। इसका पोजीशन पता है, पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन पे पता नहीं है। जिसका पोजीशन पता नहीं है उसको क्या ले लेना, AN ले लेना। AN का वैल्यू कितना हो गया, 96। अब हम लोग यहाँ पे इसका एक्सपेंड कर देंगे, इसका फॉर्मूला डाल देंगे। इसका फॉर्मूला हो गया A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया, 96। A का वैल्यू हम लोग को पता है 12 है, n-1 D का वैल्यू पता है कितना है, 6 है। तो n-1 इंटू 6, ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 2 गया, 4 बचा, और 9 में से 1 गया तो 84। फिर n-1 इक्वल टू हो जाएगा 84/6। 6 1 जा 6 4 जा, तो n का वैल्यू हो गया 15। हाँ 15 होगा। मतलब ये 15वां पोजीशन पे है। कौन सा पोजीशन पे है, 15। मतलब 15th पोजीशन पे है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितना होगा जो 6 से डिवाइड होगा, 15। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि 2 डिजिट है, कितना 2 डिजिट नंबर है जो कि 6 से डिवाइड होगा, कितना होगा, 15। तो आंसर हो गया 15 2 डिजिट नंबर है जो कि 6 से डिवाइड होगा। ये समझे कि नहीं? हाँ एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ना आपको 3 डिजिट नंबर लेना है, आपको बताना है कितना 3 डिजिट नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल है। हम लोग करें सर। ठीक है, कितना टू, एक मिनट, कितना टू 3 डिजिट नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल है। तो हम लोग को 3 डिजिट नंबर लेना है जो कि डिवाइडेड बाय 6 है। तो हम लोग को पता है कि जो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है, हम ये नहीं बोल रहे कि 6 से डिवाइड होता है, हम बोल रहे कि जो पहला 3 डिजिट नंबर है भले वो 6 से डिवाइड ना हो, वो हम लोग को पता है कितना है, 100 है। लेकिन हम लोग को ये तो नहीं पता है कि पहला 3 डिजिट नंबर वो कौन सा है जो कि 6 से डिवाइड होता है। तो आप क्या करोगे, पहले 100 को क्या करना, 6 से डिवाइड कर लेना। 6 1 जा 6, 4 आया। अब देखो 40 क्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 40 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ना जो भी नंबर चाहिए, जो भी 3 डिजिट नंबर होगा जो 6 से डिवाइड क्या होगा, जो भी 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 6 से डिवाइड होगा वो 100 से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसको 3 डिजिट होना चाहिए। 100 से कम होने से तो 2 डिजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से बढ़ाना है। यहाँ का नंबर, ये देखो यहाँ का नंबर को इस तरह से बढ़ाना है कि वो 6 से डिवाइड हो जाए। 40 तो डिवाइड नहीं होगा, 41 डिवाइड होगा, 42 होगा, होगा, मतलब 42 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ 0 उतरा था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। अरे नहीं समझे? समझ गए। तो 6 7 जा 42। हाँ। तो पहला वो नंबर जो कि 6 से डिवाइड होता है कौन है? 102। 102। नहीं समझे कहता समझ है? गए। और एक बार बताए। नहीं हो गया। यही आप हाथ में कर रहे थे अभी। हाँ, तो पहला नंबर हो गया 102। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 6 बढ़ा दो। 108। जितना से डिवाइड करने वाले ना उतना बढ़ा देना। 108। 108 हो जाएगा। उसके बाद और एक नंबर ले लो, 114 हो जाएगा। जितना से डिवाइड करने बोलेगा उतना उतना बढ़ा देना। हो गया। अब हम लोग को आखिरी नंबर पता नहीं है, तो आखिरी नंबर के लिए क्या करेंगे? 999 लेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, 3, 6 6 जा 36, 3 फिर 6 6 जा 36, 3 3 आया। तो जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आया ना उसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 996। ओके, अब आपको पहला टर्म भी पता है और आपको डिफरेंस भी पता है हाँ। और आपको nth पोजीशन वाला नहीं पता है। nth पोजीशन वाला नंबर भी पता है। तो आपको निकालना कितना तो 3 डिजिट नंबर है जो कि 6 से डिवाइड होता है। तो अगर आप n का वैल्यू डिटरमाइन कर लो तो हो जाएगा। तो हम लोग का an का वैल्यू आ गया 996। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 996। पहला टर्म है 102 और n माइनस 1, डी का वैल्यू है 6, 996। n माइनस 1, 6 इजकल टू हो जाएगा 996 माइनस 102, यहाँ 4, यहाँ 9, 894। तो अब हमारा जो 6 है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 894 बाई 6 बाई 6। 149। तो ये आ जाएगा 149 149। तो n का वैल्यू हो जाएगा 150। 150। तो 150 टर्म ऐसे हैं, मतलब 150 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 डिजिट है और 6 से डिविजिबल है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको एक एपी दे दिया है और आपको कौन सा टर्म निकालने बोला है? 12th टर्म निकालने बोला है। लेकिन इस साइड से नहीं, इस साइड से बोलता तो इजी हो जाता है। आपको इस साइड से निकालने बोला है, ठीक है? तो अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ये मेरा पहला टर्म हो जाएगा जिसका वैल्यू हो गया -81। अब हम लोग को डी निकालना है। तो देखो, मैं अगर इधर से जाऊंगा तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो डी हम लोग कैसे निकालेंगे? बाद वाला से पहले वाला को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 15 3। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपको अब पहला टर्म भी पता है और डी भी पता है, तो आप 12th टर्म निकाल सकते हो। 12th टर्म क्या होगा? a प्लस 11d। 12th टर्म a प्लस 11d, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका -81 11 इंटू 3 -81 प्लस 33। तो 81 से 33 माइनस करो, 8 बचा, ये 7 हो गया, 7 से गया 48, तो -48 क्योंकि नेगेटिव साइन बढ़ा। समझे कि नहीं? एक क्वेश्चन दिया है कि एपी दे दिया है और एपी कुछ ऐसा है 6 13 और फिर 20 फिर डॉट 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 216। आपको बोला इस एपी का ना मिडिल टर्म निकालने के लिए। कौन सा टर्म निकालने बोला है? मिडिल टर्म। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि इसमें कितना टर्म है। तो उसके लिए कितना टर्म निकालने के लिए मुझे पहला टर्म पता है 6 है और डिफरेंस निकालेंगे 13 माइनस 6 जो कि आएगा 7 और आखिरी टर्म भी मुझे पता है जो कि है 216। तो आखिरी टर्म का पोजीशन मुझे पता नहीं है, तो an ले लिए और इससे मुझे पता चलेगा कितना तो टर्म है। तो पहले कितना तो टर्म निकाल लेते हैं। an इक्वल टू हो गया 216, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 216। पहला टर्म का वैल्यू है 6 और n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 7, 216। तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 उधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 210 और फिर सॉरी यहाँ पे 7 है। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 7 जो कि हो जाएगा 30। तो n माइनस 1 इक्वल टू 30 हो गया। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 31। मतलब इसमें टोटल 31 टर्म है। लेकिन हम लोग को मिडिल टर्म निकालने बोला है। मतलब मिडिल में सबसे मिडिल में कौन सा एलिमेंट है? मिडिल टर्म जो होता है ना उसको मीडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियम निकालने का 2 तरीका होता है। डिपेंड करता है n का वैल्यू ऑड है या इवन।
अगर n का वैल्यू ऑड है तो आप मिडिल टर्म ऐसे निकाल सकते हो, n+1/2th टर्म जो भी है, n+1/2th टर्म। जैसे कि यहाँ पे हमारा n का वैल्यू ऑड आया है, n का वैल्यू कितना आया, 31 आया, तो n का वैल्यू 31 आया, तो ये हो गया 31 + 2, सॉरी 31 + 1/2 जो कि हो जाएगा 32/2 जो कि हो गया 16। तो 16 टर्म हमारा जो है वो मिडिल टर्म है। समझ में आया ना? n का वैल्यू जब ऑड रहेगा तो आप ये फॉर्मूला से पता लगा सकते हो कि कौन सा टर्म है वो। तो हम लोग पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो हमारा 16 टर्म क्या है, मिडिल टर्म है, तो 16 टर्म मतलब हो गया a + 15d। और हमारा a का वैल्यू कितना था, 7, A का वैल्यू था 6, a का वैल्यू 6 था, और d का वैल्यू कितना था 7। तो ये हो गया 6 और 7 × 5 = 35, 105, ये हो गया 120, सॉरी 111। ट्रिपल 1, तो हमारा मिडिल टर्म क्या हो गया, 111। 111। ये समझ में आया। लेकिन ये वाला चीज कब अप्लाई हुआ, जब हम लोग का n का वैल्यू ऑड है। ऑड था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है n का वैल्यू इवन आ जाएगा। तो जब n का वैल्यू इवन आएगा तो मीडियम निकालने का, मीडियम मतलब मिडिल टर्म निकालने का तरीका याद रखना, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म बाई 2। तो यहाँ पे आपको n का वैल्यू डालना है, यहाँ पे भी n का वैल्यू डालना है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उन दोनों का एवरेज निकालना, तब जाके आपका मिडिल वैल्यू आएगा। अगर सोच लो मेरा जो n का वैल्यू 31 आया है, मान लो n का वैल्यू 31 नहीं आके कितना आता, 30 आता, और हम लोग को बोलता है मिडिल टर्म निकालने के लिए। तो 30 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 30 का वैल्यू यहाँ डालते हैं, ये हो जाता है 30/2, और ये हो जाता है 30/2 + 1 टर्म बाई 2, तो ये हो जाता है 15th टर्म, 15th टर्म प्लस ये हो जाता है 30/2 कितना हो जाता है, 15 + 1 कितना हो जाता है 16th टर्म बाई 2। तो आपको हाँ, तो आपको 15 टर्म और 16 टर्म निकालना पड़ेगा। 15 टर्म कैसे निकालोगे, a15 = हो जाएगा a + 14d। a का वैल्यू 6 है और d का वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 6, 7 4 जा 7 चौका 28, 2 98, ये हो जाएगा 8 से 14 104। और उसके बाद आपको फिर 16 टर्म भी निकालना पड़ेगा। 16 टर्म हो जाएगा a + 15d, और a का वैल्यू हो गया आपका 6 और 15, d का वैल्यू हो गया आपका 7। तो 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 10, 6 × 5 = 11, 111। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू को यहाँ डालना पड़ेगा और फिर एवरेज निकालना पड़ेगा। 104 + 111/2, तो ये हो जाएगा 512/2, 2 1 जा फिर हाँ 107। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक बैलून है, ओके, इसमें से कुछ गिवन टाइम में, कुछ इक्वल गिवन टाइम में, ओके, कुछ इक्वल टाइम में कितना कितना हवा निकाल दिया जा रहा है, 1/5। तो बोला है एक बैलून है, बैलून के अंदर हवा है, बोला कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में इसमें से 1/5 क्या किया जा रहा है, हवा निकाला जा रहा है। तो बोला कि जब हवा निकाला जाएगा तो इसके अंदर हवा का क्वांटिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। पहले कितना हवा होगा, पहले टोटल हवा कितना होगा, 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, सब मिला के कितना हो गया 1। तो पहले कितना हवा था 1, उसमें से फिर 1/5 माइनस हो गया तो कितना बचा 4/5, फिर उसमें से 1/5 माइनस हो गया तो कितना बचा 3/5, फिर 1/5 माइनस हो गया 2/5, फिर 1/5 माइनस हो गया तो बचा 1/5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन सब के बीच में अगर डिफरेंस फाइंड करोगे, d का वैल्यू आएगा इधर वाला से नेक्स्ट वाला से फर्स्ट वाला को माइनस करना है। कितना माइनस करने से आएगा -1/5, ओके। और यहाँ पे कितना आया -1/5। उसी तरह से अगर आप इन दोनों का बीच का गैप निकालोगे, इन दोनों का बीच का गैप जो कि हो जाएगा 3/5 - 4/5, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आएगा -1/5।
अगर आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे 2/5 माइनस 3/5, यहाँ पे भी कितना डिफरेंस आ रहा है -1/5। और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे तो 1/5 माइनस 2/5, कितना आंसर आएगा -1/5। तो किसी भी अरेंजमेंट, किसी भी नंबर का अरेंजमेंट को एपी कब बोला जाता है? जब उसमें किसी दो कंजिक्यूटिव नंबर, मतलब एक के बाद जो नेक्स्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस है, वो इस नंबर और उसके नेक्स्ट नंबर के बीच में जो डिफरेंस है, इस नंबर और उसके नेक्स्ट नंबर में के बीच में जो डिफरेंस है, इस नंबर और उसके नेक्स्ट नंबर के बीच में जो डिफरेंस है, वो सारा डिफरेंस अगर क्या होगा, सेम। अगर एक सीरीज में, जैसे ये सीरीज देख लो 2 4 6 8 10, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस, तो इस सीक्वेंस ऑफ नंबर को क्या बोला जाएगा, एपी बोला जाएगा। और यहाँ पे जो हवा निकल रहा है उसके कारण जो हम लोग को डाटा मिल रहा है, जो सेट ऑफ नंबर मिल रहा है, वो भी एपी में है कि नहीं? क्योंकि सबका, हर कोई दो कंजिक्यूटिव नंबर का बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, -1/5। इसके बीच का भी कितना, -1/5, इसका भी -1/5, इसका भी 1/5, तो ये एपी में होगा। समझ में आया? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है द एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। एक एपी का एट्थ टर्म कितना है, 0 है। कौन सा नंबर रहता है? 14। प्रूव दैट इट्स 38 टर्म इज, प्रूव, हम लोग को प्रूव करना है, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, हम लोग को प्रूव करना है। हम लोग को प्रूव क्या करना है कि इसका जो 38 टर्म है, इसका जो 38 टर्म है इस 3 टाइम्स, वो 3 टाइम्स है किसका, 18th टर्म। इसका जो 38th टर्म है वो 3 टाइम्स है किसका, 18th टर्म का। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन पे फोकस करते हैं। गिवन में क्या दिया है कि इसका 8th टर्म 0 है, तो 8th टर्म का मतलब हो गया a + 7d। समझे कि नहीं? तो a + n - 1 × d, n का वैल्यू यहाँ 8 है, तो 8 - 1 × d हो गया 7d यहाँ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है कि जो 38 टर्म है वो 3 टाइम्स है किसका, 18 टर्म। तो हम लोग सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। LHS कितना है, A38। A38 का मतलब हो गया a + 37d, और a का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, a का वैल्यू आ जाएगा -7d, अरे a + 7d = 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग a का वैल्यू डाल देंगे -7d + 37d, तो कितना आएगा, 30d। नहीं समझे? समझ गया। ये LHS हुआ। अभी हम लोग RHS में आते हैं। RHS में क्या है, RHS में है 3 × 18th टर्म, तो ये हो जाएगा 3 × a + 17d, होगा कि नहीं? और a का वैल्यू कितना है, -7d + 17d। इसको सॉल्व करोगे तो 17d से 7 गया तो हो जाएगा 3 × 10d, जो कि आएगा 30d। LHS का जो वैल्यू आया RHS का भी वही आया। अब क्योंकि LHS और RHS इक्वल है, दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया। Therefore, क्योंकि LHS का वैल्यू जो आया RHS का भी वही आया ना, 30d, इसका भी 30। Therefore, we can say A38 is equal to 3 times 18 टर्म। प्रूफ हुआ। हाँ, लिख देना hence proof। अरे समझे कि नहीं? बोल, यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया है जो ऑलरेडी एपी में है। वो क्या क्या नंबर है, 120, 116, 112 और ऐसे से दिया हुआ है। बोला इस एपी का कौन सा टर्म नेगेटिव टर्म है। मतलब अगर आप इस नंबर को ऐसे लिखते जाओगे ना, तो कभी ना कभी नेगेटिव नंबर आएगा। ये जैसे जैसे आप लिखते जाओ, क्योंकि कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है कि नहीं, -4। तो जैसे जैसे घटाते जाओगे एक टाइम में 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद एक ऐसा पोजीशन भी आएगा जहाँ पे नेगेटिव नंबर स्टार्ट होगा। तो आपको बोला है कि वो कौन सा पोजीशन होगा जिसपे सबसे पहला नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा। तो आपको वो पोजीशन फाइंड करना जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट नेगेटिव नंबर। तो आपको वो पोजीशन फाइंड करना है
जहाँ पे आपको फर्स्ट नेगेटिव नंबर मिलेगा। ओके, तो मुझे एक चीज बताओ, वो कौन सा पोजीशन पाएगा पता नहीं है, तो जो पोजीशन हम लोग को पता नहीं रहता उसका पोजीशन का हम लोग क्या ले लेते हैं, ए एन। तो ये हो गया ए एन। और ये नंबर्स ये जो नंबर है, ये नंबर पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव का मतलब हो गया 0 से बड़ा है, लेकिन जो नेगेटिव नंबर आएगा वो 0 से छोटा होगा, तो हम लोग क्या लेंगे, ए एन लेस देन 0। नहीं समझे? क्योंकि जो पहला नेगेटिव नंबर होगा वो 0 के जस्ट एक पीछे होगा। जैसे ये 0 है तो 0 के बाद आता है 1 2 ऐसे, लेकिन इससे पहले जो नंबर आएगा वो -1 होगा, नेगेटिव होगा, मतलब ये जो है वो 0 से क्या है, कम है, छोटा है। तो ये जो इस पोजीशन पे जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा। इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। ये फॉर्मूला है इसका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम लोग a लेते हैं उसका वैल्यू है 120 और d निकालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी AP में है तो आपको किसी दो को शो कर देना है। 116 माइनस 120 माइनस 4। आप चाहते हैं तो ये दोनों को भी शो करते सकते थे, सबको शो करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे इसका वैल्यू डालेंगे, a का वैल्यू हो गया 120 n-1, b का वैल्यू हो गया -4 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा -4 n-1 लेस देन ये 120 उधर जाए क्या हो जाएगा, -120। ये समझ में आया? अब ये हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4n माइनस प्लस 4 लेस देन -120। ये समझ में आया कि इसको मिटा दें? नहीं, रुकिए लेकिन। अच्छा ठीक है, 1 मिनट अब यही बता देते हैं। तो -4n ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस होगा तो हो जाएगा -124। समझे कि नहीं? अब देखो यहाँ पे n निकालना है और n का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। जैसे ही n का वैल्यू नेगेटिव होगा तो आप ये माइनस साइन और माइनस साइन काट नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है, ये इनइक्वालिटीज आ गया। और इनइक्वालिटीज में अगर लेफ्ट साइड में डायरेक्ट नेगेटिव नंबर आता है तो हम लोग को सब कुछ को चेंज करना पड़ता है। जैसे जो भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली n का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन, इसमें डिवाइड करोगे 4 को 124 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा n ग्रेटर सॉरी डिवाइडेड बाय 4, ये 4 3 जा 31। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो जो एलिमेंट है जो लेस देन 0 है वो 31 से एक पोजीशन आगे है, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या हो गया, एग्जैक्ट पोजीशन हो गया वो जो फर्स्ट नेगेटिव नंबर है वो है 32। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि वो जो नंबर है वो 0 से कम है और यहाँ पे उस नंबर का पोजीशन आया 31 से ज्यादा, तो 31 से एक ज्यादा। जैसे 31 से 31 पोजीशन जैसी आएगा ना, तो उससे अगर आप एक पोजीशन आगे जाओगे तो आपको नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएगा। 31 पोजीशन में सर कौन सा नंबर है? 31 पोजीशन पे 0 आएगा। समझ में आ रहा है कि 31 पोजीशन पे 0 आएगा, उससे अगर एक पोजीशन अगर और आप तो माइनस का साइन आगे जाओगे तो नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएगा, और वो है फर्स्ट नेगेटिव नंबर 32, उसका पोजीशन है 32। ये समझे कि नहीं? 17 लिखा है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8। तो बोला दो तो AP है, ठीक है, AP1 और AP2, दो तो AP है। कितना तो AP है? दो AP। पहला AP का जो फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू कितना है, -1। दूसरा AP का पहला टर्म को कैपिटल A ले ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इसको ले ले रहे हैं, इसका वैल्यू दिया -8। दो AP है, इसका पहला एलिमेंट का वैल्यू है -1 और इसका पहला एलिमेंट का वैल्यू है -8। क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है D से। इसका जो कॉमन डिफरेंस है इसका भी कॉमन डिफरेंस वही है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है।
आपको बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, बोला कि इसका फोर्थ टर्म में क्या डिफरेंस है। तो इसका फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, A4 A प्लस 3D, और इसका फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, इसको हम कैपिटल ए में ले लेते हैं, A4 ये हो जाएगा A प्लस 3D। अरे कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना। और एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का फॉर्मूला होता है AN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसका पहला टर्म को ए लिया है ना, और यहाँ 4 है तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, और डी रहेगा। और इसका में हम लोग कैपिटल ए लिए हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखें AN इजगल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे पहला टर्म को कैपिटल ए लिए हैं, अरे समझ रहे हो कि नहीं। और N माइनस 1, और यहाँ पे N का वैल्यू कितना 4 है, तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3, और D तो दोनों के लिए सेम है ना। बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इसका फोर्थ टर्म और इसका फोर्थ टर्म में कितना का डिफरेंस है, समझ में आया। तो इसका फोर्थ टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, A प्लस 3D, और इसका फोर्थ टर्म की जगह क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो A प्लस 3D माइनस A माइनस 3D कट जाएगा, बचेगा A माइनस A। इसका जो पहला टर्म है उसका वैल्यू कितना है -1, और इसका जो पहला टर्म है उसका वैल्यू कितना है -8, तो हो जाएगा -1 प्लस 8 7। तो इन दोनों एपी में एपी का जो फोर्थ टर्म है उनके बीच में कितना का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। हाँ 7 या -7 भी हो सकता। उसको आगे अगर इससे इसको माइनस करोगे तो -7 तो लिखिए क्या लिखा है, इफ एपी रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज 1/3। यहाँ पे फोर्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का रेशियो दे दिया है 1/3, और यहाँ पे ये दोनों जो नंबर है ना सेम ही एपी को बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पे हम दोनों के लिए स्मॉल ए ही लिए हैं। लेकिन अगर अलग अलग एपी रहता तो एक के लिए स्मॉल ए लेते हैं, दूसरा के लिए कैपिटल ए, ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन किसका है। फिर बोला फाइंड द रेशियो ऑफ 12 टर्म एंड 15 टर्म। आपको 12 टर्म और 15 टर्म का रेशियो निकालने बोला है। तो 15 नहीं, हाँ 5th है, तो सॉरी 12 टर्म और 5th टर्म का रेशियो निकालने बोला है। एक एपी का 4th टर्म और 9th टर्म का रेशियो दे दिया है, और आपको 12 टर्म और 5th टर्म का रेशियो निकालने बोला है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 3D बाई A प्लस 8D। अरे यहाँ पे जो भी रहता है ना उसको एक हटा के लिखो, इक्वल टू हो गया 1/3। यहाँ तक समझ में आया। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये हो जाएगा 3A प्लस 9D इक्वल टू A प्लस 8D। ये A इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2A, और ये 9D उधर चल जाएगा तो हो जाएगा -D। समझे कि नहीं। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा -2A। आप लोग या तो D का वैल्यू लिख सकते हो -2A, या आप लिख सकते हो A का वैल्यू -D/2। दोनों तरीका सही है, दोनों से ही काम बन जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है 12 टर्म और 5th टर्म का। तो 12 टर्म और 5th टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 11D और A प्लस 4D। अब देखो A की जगह A ही लिख रहे हैं, 11D की जगह क्या लिख देते हैं -2A। अगर आप A इक्वल टू D बाई -2 लेते हैं ना तो थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम उसको ऐसे लेंगे, बाकी उससे भी निकल जाएगा। अब ये तो कम ही हो गया। अच्छा ठीक है। D का वैल्यू कितना हो गया -2A। ये हो जाएगा आपका A -22A, और ये हो जाएगा A -8A। A -22A कितना हो जाएगा -21A, और A -8A कितना हो जाएगा -7A। A कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा 3/1। तो 12 टर्म और 5th टर्म का रेशियो कितना आ रहा है 3/1। समझे। तो 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ऑन AP इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 एंगल इज ट्वाइस द 4th एंगल। तो देखो 4 एंगल है क्वाड्रिलेटरल का, और वो किसमें है AP में। तो एक एंगल अगर हम लोग A लेंगे तो दूसरा एंगल कितना होगा A प्लस D,
अरे एपी में क्या होता है, ये ए है, जैसे सोलर 2 है, 4 है, 6 है, ये एपी में है ना। हाँ पहला टर्म अगर 2 है तो दूसरा टर्म कितना हो रहा है, 2 प्लस 2। तीसरा टर्म कितना हो रहा है, 4 प्लस 2। 6 प्लस 2। अरे समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हो गया ए, ये हो गया ए प्लस डी। और अगर आप इसको देखोगे तो ये हो गया 2 प्लस 4 और ये हो गया ए प्लस 2d, क्योंकि ये हो गया ए प्लस 3d, ए प्लस 1d। अरे इसके बीच में डिफरेंस 2 का है, इसके बीच में डिफरेंस 2 का है ना। हाँ तो पहला टर्म अगर हम ए लेते हैं तो उससे डी ज्यादा, तो ए प्लस डी होगा कि नहीं ये वाला टर्म? हाँ उससे और डी ज्यादा, तो ए प्लस 2d। और या 3d, ए प्लस 3d, ये हो गया ए प्लस 2d। और उसी तरह से अगर हम एक पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी। ए माइनस डी। हाँ, समझ गए। अगर आप हाँ ओके, समझ गए से आगे जाकर पीछे वो आता है प्लस ए प्लस। तो इस एपी एक क्वाड्रिलेटरल में जो सारा एंगल है ना वो एपी में है। हाँ तो अगर मैं पहला टर्म को ले लूं ए माइनस डी, तो दूसरा टर्म क्या होगा, उससे डी ज्यादा। हाँ तो इसमें अगर मैं डी प्लस करूंगा तो ये आएगा, फिर उससे और डी ज्यादा ए प्लस डी, फिर उससे और डी ज्यादा ए प्लस 2d। उसे और ए प्लस 3d। अरे समझ रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री एंगल, सम ऑफ फर्स्ट थ्री एंगल। तो फर्स्ट थ्री एंगल कौन कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ये और ये, क्योंकि ये सबसे छोटा है, उससे ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो फर्स्ट थ्री एंगल का सम अगर हम लेते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट थ्री एंगल को सम करते हो इज ट्वाइस द फोर्थ एंगल, तो इसका जो आंसर आएगा वो ट्वाइस होगा किसका, फोर्थ एंगल का, मतलब ये प्लस 2d। तो पहले आपको क्या करना है, लेट दिस एंगल भी दिस करके ले लेना है। उसके बाद अब इन सबको हम सॉल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये d और ये d कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 3 है, यहाँ हो जाएगा 2a और यहाँ हो जाएगा 4d। इधर a आ जाएगा तो हो जाएगा a इक्वल टू 4d, a इक्वल टू 4d। आगे लिखा है फाइंड ऑल द एंगल, आपको सारा एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया जी। इसको थोड़ा लिखिए, क्योंकि मेरे को कुछ मिटाने के लिए मतलब जगह चाहिए। सर वहाँ पे जो आप a माइनस डी लिए हो एक एंगल को, वहाँ पे a प्लस 3d नहीं ले सकते? ले सकते हैं, ले सकते कुछ भी बोलना, कुछ भी लेने के लिए चार था। नहीं आया। अच्छा हम वो भी लेके देखेंगे, तो इसको भी। लेकिन आप लोग को हम बोलेंगे कि कैलकुलेशन को अगर आप इजी करना चाहते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा जिसमें सभी मिसिंग रहता है, तो आप स्टार्ट करना a माइनस डी से। तो उससे एडवांटेज क्या है ना कि एक नहीं तो पक्का कटेगा, तो यहाँ पे ये और ये कटे। अगर आप डायरेक्टली इसको भी a, इसको a प्लस डी, इसको a प्लस 2d, इसको a प्लस 3d लेते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन हो जाएगा, वो भी हम करके दिखा देंगे, लेकिन पहले इसको लिखिए। अब देखो हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में सारा एंगल का सम कितना होता है, 360। तो a माइनस डी पहला एंगल, फिर a, फिर a प्लस डी और फिर a प्लस 2d, सबको अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएगा 360। तो यहाँ पे ये d और ये d तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस a प्लस 2d, ये a 3a और ये प्लस 2d इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2d इक्वल टू 360। यहाँ तक समझ में आया। और a का वैल्यू तो 4d है ना, तो यहाँ पे डाल देंगे 4d प्लस 2d इक्वल टू 360। तो 16d प्लस 2d इक्वल टू 360। ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 18d इक्वल टू 360। तो d इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई 18 20। d का वैल्यू 20 आ गया। और तो अब हम लोग सारा एंगल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग a फाइंड कर लेते हैं। a का वैल्यू क्या है, 4d है ना, a का वैल्यू 4d है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 80। समझे कि नहीं। तो अब हमारे पास b भी है और a भी है। तो हम लोग का पहला एंगल क्या था, एंगल फर्स्ट एंगल जो था वो था a माइनस डी। तो उसका वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस 20 60। सेकेंड एंगल जो है हमारा वो हो जाएगा a, उसका वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू कितना 80। उसका थर्ड एंगल उससे d ज़्यादा, a प्लस डी, तो हो जाएगा 80 प्लस
20 100 और फोर्थ एंगल हमारा है a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 120। और आप देख भी सकते हो ये सारे के सारे एपी में है, देखो 60 फिर 80 फिर 100 फिर 120, सब इसके बीच में कितना डिफरेंस है 20, इसके बीच में भी 20 का डिफरेंस और इसके बीच में भी 20 का डिफरेंस। ऐसा आना जरूरी थोड़ी है 20 का, तो कुछ भी डिफरेंस आना। हाँ पूरा जरूरी है एपी में, हाँ एपी नहीं तो फिर एपी कैसा है। अच्छा ठीक है, मैं बात सुनो, वही वाला का बता रहे हैं। अगर हम लोग ए फिर एक एंगल को ए लेते हैं, दूसरा को ए प्लस डी और तीसरा को ए प्लस 2d लेते और तीसरा को लेते ए प्लस 3d, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सबको सम करना है और बोला ये तीनों एंगल का सम जो है वो कितना टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। 3D नहीं लिखेंगे, 2 टाइम्स ही लिखे थे ना उस टाइम, यस 3 टाइम्स लिख दिए थे। मैक्सिमम टाइम। तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। इसको अगर आप इधर लाओगे तो a बचेगा, इसको उधर ले जाओगे 3d, a का वैल्यू 3d आया। यस और उसके इसमें कितना आया था 4d आया। यहाँ सही है तो सब, हाँ ठीक है। a का वैल्यू 4d आया, फिर हम लोग 3D आया। अरे यहाँ 3d आया, उसमें 4d आया। अगर यहाँ पे a प्लस d a प्लस 2d और a प्लस 3d, अगर इन सबको सम करोगे कितना होगा 360। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 4a 2d और d हो जाएगा 3d हो जाएगा 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 360। a का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 3d, तो a का वैल्यू आएगा 3d डाल देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 12d 18d डालोगे तो 360, तो d का वैल्यू आ जाएगा 20। और यहाँ पे अगर डाल दोगे तो इसका 3 इंटू 20 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 60। तो पहला टर्म हो गया a का वैल्यू 60, दूसरा टर्म a प्लस डी मतलब 60 प्लस 20 80, देखो वही आंसर आ रहा है कि a प्लस 2d लोगे तो 60 प्लस 2 इंटू 20 ये हो जाएगा 100, और a प्लस 3d लोगे तो 60 प्लस 3 इंटू 20 ये हो जाएगा 120। तो आप माइनस ए माइनस डी लो, पहला टर्म को अगर आप a माइनस डी लो या a लो, अगर आप a से स्टार्ट करते हो तब भी वही आंसर आएगा, अगर आप a माइनस डी से स्टार्ट करते हो तब भी वही आंसर आएगा। तो आपका ऊपर डिपेंड करता है, बाकी वो वाला क्या होता है थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। वैसे हम ये स्पीड में किया तो लग रहा होगा यही इजी है। द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज -3, बोला सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज -3। तो पहला नंबर हम लोग ले लेते हैं a माइनस डी, दूसरा नंबर ले लेते हैं a और तीसरा नंबर ले लेते हैं a प्लस डी, क्योंकि ये इससे d ज्यादा है और ये इससे d ज्यादा है। देखो जनरली ना अगर जब मिसिंग वाला रहता है तो हमेशा कोशिश करो कि पहला नंबर को a माइनस डी ही लो, इजी रहेगा क्योंकि ये dd कट जाएगा अगर सम दिया रहता। आगे लिखा सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज -3, इन तीनों का सम a1 प्लस a2 प्लस इन सब का सम कितना दे दिया है -3, तो ये हो जाएगा a माइनस डी a प्लस डी इज इक्वल टू -3, ये dd कट जाएगा तो ये 3a इज इक्वल टू हो जाएगा -3, a का वैल्यू हो जाएगा -1। अगर आप लोग इसको ना इसको पहला टर्म को a लिए रहते, इसको a प्लस डी इसको a प्लस 2d तो इक्वेशन आ जाता है, लेकिन इसमें क्या फायदा हो रहा है डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो ये सब एडवांटेज है इसका, इसीलिए कभी भी मिसिंग वाला हो a माइनस डी से स्टार्ट करो। इधर देखो a का वैल्यू कितना आ गया -1। अब हम लोग को बोला है कि ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 8, क्वेश्चन में दे दिया इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट है 8। इसका वैल्यू हो गया a माइनस डी, इसका वैल्यू हो गया a और इसका वैल्यू हो गया a प्लस डी इक्वल टू 8। a माइनस डी और a प्लस डी मिलकर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस डी इंटू a माइनस डी, और a का वैल्यू हो गया -1 इक्वल टू 8। तो -1 को अगर हम उस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा उस तरफ, अरे समझे कि नहीं। और a का वैल्यू कितना है -1 है ना, तो यहाँ पे a का वैल्यू डाल दो -1 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8, तो ये हो जाएगा 1, इवन पावर होने से माइनस साइन हट जाता है, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1,
माइनस 9 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 9, तो डी का वैल्यू कितना आएगा √9, जो कि हो गया कितना 3, समझे कि नहीं। तो अब मेरा ए भी पता चल गया और डी भी पता चल गया। तो हमारा पहला टर्म क्या है a माइनस डी, दूसरा टर्म क्या है a, और तीसरा टर्म क्या है a प्लस डी। सब में वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू है -1 और d का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है -1, a का वैल्यू है -1 और d का वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा -4, ये हो गया -1 और ये हो गया 4। तो हमारा AP क्या है, सॉरी ये हो गया 2, तो -1 + 3 क्या हो गया 2 हो गया। तो हमारा नंबर क्या क्या आया -4, -1 और 2। नहीं समझे क्या 3 का डिफरेंस है।